नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हो माई पाठशाला। आज वापस इस वोकैब की सीरीज़ में मैं डे 22 लेके आया हूँ। मतलब आज 100 और शब्द सीखेंगे। और आज का शब्द सीखने के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, CHSL का जो है आंसर की आया हुआ है। मेरे पास टोटल 36 सेट आए हुए हैं तकरीबन। आई थिंक 35 या 36 सेट हुए हैं CHSL के पेपर में। ठीक है ना। मैं इसकी एक क्लास कराने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको वो सारे के सारे वोकैब भी कराने वाला हूँ जो CHSL के 36 सेट में आए हैं। तकरीबन मान लो अगर 35 सेट टोटल आए हैं और 2 सिनोनिम्स पूछा गया है, 2 एंटोनिम्स पूछा गया है, तो 35 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 तीन 12, तो 14। ठीक है ना। 4 पंचे 20 और 4 तीन 12, 2 14। 140 वोकैब पूछे गए हैं इस बार के। ठीक है ना। तो ये 140 वोकैब मैं एक क्लास में आपको करा दूंगा। इसकी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। और आप एक बात ये देख लीजिएगा, जो मैं 90 डेज़ का वोकैब करा रहा हूँ, 9000 जो वोकैब करा रहा हूँ, जब ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये 140 के 40 वोकैब इसी सीरीज़ से मिलेंगे आपको। मतलब इसका अंदाज़ा लगाने के लिए, क्योंकि आप आज डे 22 में हो, लेकिन मेरी 90 डेज़ की जो वोकैब प्लानर वाली बुक है, ठीक है ना, ये बुक में आप जाके देखोगे तो 140 वोकैब जो आया है ना, ये सारा का सारा इस किताब से पूरा फंसा हुआ है। तो एक बार आप 9000 वर्ड्स अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि जो इस 90 डेज वोकैब प्लानर वाली बुक से बाहर हो, या जो मैं ये वीडियो करा रहा हूँ इस वीडियो से आपको कुछ भी बाहर मिल जाए। तो चलो, ये तो रही बात CHSL पेपर की। इसकी वीडियो जल्द ही बना के मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा अच्छे से। किसी डे 22 के बाद बीच में एक डे ऐड कर दूंगा जिसमें पूरा का पूरा 100 तो पढ़ ही रहे हैं अपन। उस दिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेंगे, इडियम्स भी पूरा कर लेंगे। तो ऐसे मिला के तकरीबन 200-250 होंगे। तो 100 की जगह 200 वोकैब पढ़ लेंगे। मैं अभी उसका कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जैसे ही ऑर्गेनाइज कर लूँगा उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो वोकैब डे 22 की बात कर रहे हैं। आज 101 वर्ड्स और अपन सीखेंगे। इसमें से ज़्यादातर हो सकते हैं नए हों, कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो चलो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के वोकैब कर रहे हैं तो रिपीटेशन हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है। तो 101 शब्द जो है अपन और इसके अंदर डालेंगे। टोटल 2100 हो गया हमारे दिमाग में। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों ने 1200 के आसपास शब्द अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी सारा रिवीजन के लिए समय दे दिया है। इतना तो तैयार हो जाना चाहिए। अगर इतने पढ़ाने में अगर 1200 शब्द अगर आप रिटेन नहीं कर पाए हो तो आप बहुत गलत तरीके से तैयारी कर रहे हो और सही से पढ़ नहीं रहे हो, लगातार पढ़ नहीं रहे हो। अब हम बात करते हैं कि 2200 में 1000 शब्द अभी ऐसे भी होंगे जो आधा याद हुए होंगे, आधा याद नहीं हुए होंगे। इसमें सिंगल स्टार और डबल स्टार वाले शब्द आप अलग से रखो। सिंगल स्टार और डबल स्टार वाले जब भी शब्द रखोगे तो सिंगल स्टार वाले शब्दों को थोड़ा कम समय देना है, डबल स्टार वाले शब्दों को थोड़ा ज़्यादा समय देना है। 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो और 8 बजे तक वोकैब पढ़ो, जिसमें से 1 घंटा आप इनको दो। ठीक है ना। और बाकी का जो 1 घंटा है, जो मेरी ये क्लास है, इस क्लास को देखो, ताकि आप इन सारे वोकैब को जो आपके दिमाग से निकल जाता, उतर जाता है, इनको रिसाइकिल करके इस टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी की तरफ लेके चलो। ये तरीका है आपके वोकैब पढ़ने का, जिससे कम समय में आप ज़्यादा वोकैब प्रिपेयर कर पाओगे, ज़्यादा आत्मविश्वास बिल्ड कर पाओगे और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी होने लगेगी। 3-3.5 महीने तो मेहनत करना है इस तरीके से। उसके बाद आगे नया पढ़ने के लिए रह नहीं जाएगा, सिर्फ रिवीजन करने के लिए रह जाएगा। तो 30-35 मिनट 40 मिनट में हर रोज़ सुबह उठ के रिवाइज करते रहोगे, वोकैब आपका स्ट्रांग हो जाएगा। यही सबसे सही तरीका है। फिर मॉक टेस्ट देते रहोगे। तो सिलेबस एक बार कवर करना होता है। एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो फर्स्ट फेज होता है आपका सिलेबस कवर करने का। जो ये क्लासेज मैं रन कर रहा हूँ, ये क्लासेज आपके सिलेबस कवर करने के लिए रन कर रहा हूँ। तो आज भी हम वापस 1 वर्ड 20 के आसपास पढ़ेंगे। ईडियम 10 देखेंगे। वर्ड सीरीज में टोटल 50-60 शब्द होंगे। फिक्स प्रीपोजिशन 5 होंगे। फ्रेजल वर्ब 5 होगा। होमोफोन 2 से 3 हो सकता है। कुल मिला के 101 शब्द हम डेली सीखते हैं। मेरी जो पूरी की पूरी ये सीरीज़ है, डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे सीक्वेंस से देखना चालू कीजिए। बीच बीच में मैं काफ़ी अब गैप देना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आप प्रॉपर, जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरे साथ चल रहा है वो कैब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। हो सकता है 90 दिन की जगह मुझे इसको पूरा करने में 100 दिन लग जाए, या हो सकता है 110 दिन लग जाए, या 120 दिन लग जाए, या 4 महीने लग जाए। 4 महीने में भी अगर आपने 9000 शब्द याद कर लिए ना, तो मान के चलो कि आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है। क्योंकि टारगेट अपन ने सेट किया था, अपने को लूज़ नहीं करना यार, अपने को 90 दिन ही चलना है। ठीक है ना। और अगर बहुत कंसिस्टेंट होगे, जो है प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करोगे, तो सारे के सारे शब्द बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलो, आज बगैर देर किए हुए चलता हूँ मैं आज के 1 वर्ड पे। लेकिन मैं पहले बता दूं, देखो यार, एक तो माई पाठशाला ऐप पे जाओ। बहुत
नाम मात्र का कोर्स का फीस है, उन कोर्स में एनरोल कर दो, ताकि ना मैथ्स में आपको कोई कोर्स कंटेंट में कमी हो, नहीं इंग्लिश में हो, नहीं जीके जीएस में हो, ना ही किसी चीज़ में हो। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा आपके पूरे 12 महीने की तैयारी के लिए, और उस कोर्स कंटेंट से आप बहुत तमीज़ का रैंक बना सकते हो। तो चलो आज चलते हैं, आज हमारे सबसे पहले वन वर्ड की तरफ चलते हैं, और हमारा पहला वन वर्ड है नल। नल का मतलब होता है नील, व्यर्थ, कुछ नहीं, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस टू नथिंग, किसी चीज़ को एकदम जीरो के बराबर कर दो तो उसको नलीफाई करना बोलते हैं। तो नल शब्द का मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो, वाइड। इसके सिनोनिम्स की बात करें, नील, तो ये सारे के सारे शब्द होते हैं, नल, नील, वाइड, ये सारा का सारा, इम्पटी, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। फिर अगला है ए स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? साउंड की स्टडी को फोनेटिक्स बोलते हैं। याद रखना, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ गया कि साउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं। साउंड की स्टडी को फोनेटिक्स बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका ऐसे रख सकते हो कि फ़ोन से आवाज़ सुनते हो तो साउंड की बात कर रहे हैं तो फोनेटिक्स, अब याद हो जाएगा। मतलब ये निमोनिक्स बनाने की बात है कि आप कैसे बना सको, ठीक है ना। रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसकी जो रिटन लॉ होती है उसको क्या बोलते हैं? अब यार वो कानून तो हिंदी में बोलोगे, लेकिन अंग्रेजी का जो शब्द है, ठीक है ना, अंग्रेजी का शब्द है स्टेट, आप याद रखोगे, स्टेट्यूट, स्टेट्यूट, स्टेट्यूट आप इसको बोल सकते हो। वैसे तो आप इसको स्टेट पढ़ते हो, ठीक है ना, स्टेट पढ़ते हो। अब ई हटा के यूटीई लगा दिया गया है, स्टेट में यूटीई लगा दिया गया। तो स्टेट से रिलेटेड लॉ की बात कर रहे हैं। किसी स्टेट की असेंबली होती है, जो असेंबली की रिटन लॉ होती है उसको स्टेट्यूट बोलते हैं। और इसकी स्पेलिंग याद रखने के लिए सीधा ऐसे रखो, स्टेट आपको याद ही रहता है, इसमें आपने क्या किया, यूटी लगा दिया, ट्यूट लगा दिया, स्टेट्यूट हो गया। तो इसका मतलब होता है कानून, लेकिन ये किस तरीके का कानून है? किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रिटन लॉ को हम स्टेट्यूट बोलते हैं। फिर अगला है मेकिंग समबडी डू समथिंग बाई टेकिंग टू हिम एंड बीइंग वेरी नाइस टू हिम। मतलब मेकिंग समबडी डू समथिंग, किसी आदमी से कुछ काम कराना, ठीक है ना। मेकिंग समबडी टू डू समथिंग बाई टॉकिंग टू हिम, उनसे बात करके, एंड बीइंग वेरी नाइस टू हिम। जैसे क्या, वो मान लो ए है, समझा देता हूँ इसको, ए है और ये बी है। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर आप क्या काम कर रहे हो, इस आदमी से बात कर रहे हो बहुत प्यार से, बहुत प्यार से इसे बात करते करते काम करा ले रहे हो। तो एक शब्द आता है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है खुशामद करना। कैजुअल का मतलब होता है खुशामद करना, खुशामद करना। तो कैजुअलमेंट जो होता है उसका मतलब होता है खुशामद करके किसी को मना लेना, अपना काम करवा लेना, निकलवा लेना। एक तरीके से इसको चापलूसी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चापलूसी बोल सकते हो। तो कैजुअलमेंट जब आप करते हो तो एक तरीके का आप चापलूसी करते हो, सामने वाले से कह कह के अपना काम करा लेते हो, अच्छी अच्छी बातें करके करा लेते हो। तो चापलूस लोग यही तो होते हैं, और क्या ही होते हैं। फिर अगला शब्द है जो बहुत आता है एग्जाम में, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। इसकी तो हिंदी याद कर लो तभी भी जो है ये याद रहेगा। ये शायद रिपीटेड वर्ड है, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। पर्सन हु डिवोट्स हिज और लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी डोनेट कर देते हैं एक तरीके से, उनको परोपकारी बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। वो डिवोट्स कर देते हैं, यूँ कह दो डिनोट कर देते, वो क्या कहते हैं, ये पर्सन हु डिवोट्स, ठीक है। डिवोट करने का मतलब है, इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, या देखो अंदर है बाहर नहीं निकल पा रही है इसका शुद्ध हिंदी। डिवोटी होता है ना, समर्पित करना। डिवोट करने का मतलब होता है समर्पित करना, समर्पित करना, समर्पित करना। तो जो अपनी लाइफ जो है समर्पित कर देते हैं दूसरों के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर के लिए मतलब दूसरों के भले के लिए। वेलफेयर मतलब दूसरों का भले के लिए, भले के लिए समर्पित कर देते हैं, उनको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट स्पेलिंग कैसे याद कर सकते हो? ऑल का एल ले लो, फिर ट्रुइस्ट, टूरिस्ट का TRUIST, अल्ट्रुइस्ट। इसकी स्पेलिंग में इतना दिक्कत नहीं आता यार। अगला है ए पर्सन हु यूजेस देयर वेल्थ टू इन्वेस्ट इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री फॉर प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म। एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जो अपना वेल्थ यूज करता है, इन्वेस्ट करता है ट्रेड में, ठीक है, एंड इंडस्ट्री, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। और एक प्रिंसिपल होता है कैपिटलिज्म की, उस प्रिंसिपल के हिसाब से जो बंदा ये करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट बोलते हैं। देखो कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट, ठीक है ना, कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो एक जो है पूंजीवाद जो है, आपके इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है पूंजीवाद।
मार्केट में, ठीक है ना। जिसमें पूंजीवाद क्या होता है कि ज़्यादातर आपका फोकस हो पैसे डाल के ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप इनपुट डालो और अल्टीमेटली आपका साम दाम दंड भेद कैसे करके आपको प्रॉफिट निकालना हो। तो ये जो थॉट होता है, ये जो प्रोसेस होता है कैपिटल बनाने की, कैपिटल डाल के कैपिटल बनाने की, ये पूरे प्रोसेस को जो इसके तहत प्रिंसिपल लिखे जाते हैं वो सब कैपिटलिज्म के अंतर्गत आते हैं। और एक ऐसा बंदा जो इस थॉट प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। जब भी आपके पास IST सफिक्स लिख के आए तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और जब आपके पास सफिक्स आए जो है ISM लास्ट में हो तो ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल लगा के कैपिटल बनाने वाले आदमी या इस थॉट वाले आदमी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट बोलते हैं, पूंजीवादी पर्सन। ए पर्सन हु स्लॉटर्स और ड्रेसेस मीट फॉर मार्केट। देखो एक आदमी होता है, जब आप स्लॉटर हाउस में जाते हो जहाँ पे गाय भैंस बकरा सब कटते हैं, तो वो जो प्लेस होता है उसको स्लॉटर हाउस बोलते हैं। स्लॉटर मतलब बलि देना, स्लॉटर का मतलब क्या होता है? बलि देना या काटना, बलि देना। स्लॉटर का मतलब बेसिकली काटना रखो, बलि देना तो अलग ही हो गया, काटना, स्लॉटर करना मतलब काटना, ठीक है ना। ड्रेसेस मीट मतलब मीट ड्रेस करने का क्या मतलब हुआ? जैसे आप जब जाते हो, जो मीट बनाने वाले लोग होते हैं काटते छाटते उसको साफ करते हैं ना, तो यहाँ पे ड्रेस वर्ब इसीलिए इस्तेमाल किया गया कि मीट को प्रॉपर ड्रेस किया जा रहा है, मतलब तैयार किया जा रहा है फॉर मार्केट, ठीक है ना। तो एक ऐसा पर्सन जो ये पूरा काम करता है उसको बुचर बोलते हैं, या कसाई कह सकते हो, हिंदी में इसको कसाई कहते हो, अंग्रेजी में कसाई को बुचर बोलते हैं। बस इतना ही याद कर लेना, काम हो जाएगा। कोई मुर्गा काटने वाला है, कोई मच्छी काटने वाला है, कोई बकरा काटने वाला है, कोई गाय काटने वाला है, कोई भैंस काटने वाला है, ठीक है ना। इन सबको क्या बोलते हैं? कसाई या बचर बोलते हैं। अगला है कि दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके उसको अजय बोलते हैं हिंदी में, जिसको हराया ना जा सके उसको अजय बोलते हैं, और अंग्रेजी में इनविंसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनविंसिबल, कि फलाना बंदा इनविंसिबल है, मतलब इसको तो इनविंसिबल। इसमें स्पेलिंग में भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होता, आप ऐसे याद करोगे अलग अलग। इन विन का WIN याद रहते हो, यहाँ WIN याद मत रख लेना, ठीक है ना। यहाँ विन VIN याद रखना, विन सिबल CIBLE, इनविंसिबल याद भी हो जाता है। इसके बाद बात आ रही है कि जो है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, लव फॉर डॉग्स, जिसको डॉग से प्यार है उसको कैनोफिलिया बोलते हैं, ठीक है ना। कैनो जो शब्द है वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है, कैनो जो शब्द है वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है, और फिलिया जो होता है, ठीक है ना, जो फिलिया शब्द होता है ये जो है लव के लिए आता है, मनिया सनक के लिए आता है, फिलिया जो है लव के लिए आता है। तो कैनो डॉग को रिप्रेजेंट करता है, फिलिया लव को रिप्रेजेंट करता है, तो डॉग से मोहब्बत करने वाले को कैनोफिलिया बोलते हैं। ये कुत्तों से मोहब्बत करते हैं, कुत्तों का शौक रखते हैं, तो कैनोफिलिया इनको बोलते हैं। अगले शब्द की बात करें, कैलिबर। ये बहुत आम सा शब्द है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। बोलते ना कितनी कैलिबर है तुम्हारे पास, कितनी स्ट्रेंथ है, किसी काम करने की कितनी औकात है तुम्हारे पास, तो योग्यता बोलते हैं कैलिबर को। तो ए डिग्री और ग्रेड ऑफ एक्सेलेंस और वर्थ, हम उस डिग्री की बात करें या ग्रेड की बात करें जिसमें हम एक्सेलेंस को जो है डिफाइन करते हैं, वर्थ को डिफाइन करते हैं किसी आदमी को, उसको बोलते हैं कैलिबर या योग्यता। एक और आता है जो है लिस्ट ऑफ लगेज, लगेज की लिस्ट को वेबिल बोलते हैं। ये 18-19 में रिपीट हुआ था, 2018-19 में रिपीट हुआ था। और ये जब का लिया गया है, ये आई थिंक कि 2011-12 में पूछा गया था, ये तब का लिया गया है, 2018-19 में रिपीट किया गया है दोबारा इसको, वेबिल को, समान सूची निर्देशिका जिसको बोलते हैं। ये लिस्ट ऑफ लगेज इज नोन एज वेबिल होता है। एक लाइन, द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, मतलब एक ऐसी लाइन जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिलता हुआ दिखाई देता है, उसको हॉराइजन बोलते हैं, उसको हॉराइजन बोलते हैं, हॉराइजन, ठीक है ना। क्षितिज बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में हॉराइजन बोलते हैं। यहाँ पे आसमान और धरती मिलती हुई दिखाई देती है। देखो एक होती है अच्छी लिखावट, एक होती है बुरी लिखावट। तो कैलीग्राफी हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ी थी, जिसको बोला था हम लोगों ने कि अच्छी लिखावट होती है, लेकिन अगर बुरी लिखावट की बात करें तो कैकोग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी और कैकोग्राफी के बीच में यही फर्क है, कैकोग्राफी। तो कैकोग्राफी का मतलब होता है बुरी लिखावट, ए पुअर हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैकोग्राफी। एक और शब्द आता है आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, वन वर्ड में भी आ जाता, पुराने समय में आया था, ठीक है ना।
बंगल, BUNGLE, बंगल। इसका मतलब होता है घपला। कैरी आउट ए टास्क। कलमसली का मतलब क्या होता है? धूर्तता पूर्वक, धूर्तता पूर्वक, ठीक है ना। कलमसली या इनकम्पिटेंटली, मतलब अगर कॉम्पिटेंट नहीं हो फिर भी ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? घपला करना। तो कैरी आउट ए टास्क, एक ऐसा काम करना जो चतुराई पूर्वक या धूर्तता पूर्वक की जाए, उसको बंगल बोलते हैं, इसको घपला बोलते हैं। एक आदमी, कोई आदमी जो आपके नियर से गुजरे, वन हु पासेस बाई, जो आपके पास से गुजको उसको बाई पासर्स बोलते हैं, राहगीर बोलते हैं। आपके पास से गुजरे हम बोलते हैं ना, वो सामने जा रहा है वो राहगीर है, तो अंग्रेजी में इसको बाई पासर्स बोलते हैं। अच्छा, कैकोग्राफर है, कैलीग्राफर भी इसी में रिपीटेड है। तो कैलीग्राफी का मतलब सुलेख, अच्छा लेख लिखने वाला। कैली की स्पेलिंग में बस ये ध्यान दे देना कि कैली की स्पेलिंग में डबल एल आता है, बाकी ग्राफी तो याद ही रहेगा, GRAPHY, ग्राफी, कैलीग्राफी। फिर बात आती है कि वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, वो आदमी जो स्टडी करता है, जो पढ़ाई करता है, जो अध्ययन करता है कि कैसे प्रॉपर गार्डनिंग की जाए, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। देखो पर्सन की बात करेंगे तो IST आता है साथ एंड में, तो देखो IST आया है। हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब होता है बागवानी विशेषज्ञ, एक ऐसा आदमी जो बागवानी से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करता है, उसमें निपुणता प्राप्त करता है, उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। एक और शब्द आया था प्रॉप। प्रॉप का मतलब सहारा होता है, लेकिन ये किस तरीके का सहारा होता है ये भी आपको समझना है। एक ऐसे पोल की बात करें या बीम की बात करें जो टेम्परेरी सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, एक ऐसे बीम की बात करें या ऐसे सपोर्ट की बात करें जो टेम्परेरी सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, उसको प्रॉप बोलते हैं। आगे चलें, जो है टैक्सी ड्राइवर को क्या बोलते हैं? कैबी बोलते हैं या कैब ड्राइवर बोलते हैं। तो कैब ड्राइवर तो सब लोग समझ जाते हैं, कैब चलाने वाले को कैब ड्राइवर बोलते हैं, इसको दूसरे शब्द में कैबी भी बोलते हैं। ये भी याद रख लो, कैबी याद रख लोगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। ये देखो कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में नहीं आया, ये सब प्रीवियस ईयर के वकैब ही चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के वकैब ही रिपीट होते रहते हैं। मुश्किल से अगर जैसे मैंने बताया कि CHSL का पेपर हुआ, 140 अगर वकैब पूछे गए हैं तो मुश्किल से 4 या 5 वकैब होंगे जो नए होंगे, बाकी सब रिपीटेड होंगे, और हो सकता है CHSL में तो पूरा रिपीटेड हो। बात करते हैं, सबसे पहला ईडियम है पोर ओवर। इसका मतलब था सावधानी पूर्वक पढ़ना, ठीक है ना। टू रीड स्टडी समथिंग वेरी केयरफुली। अगर आप पोर ओवर कर रहे हो, इसका मतलब आप कोई चीज़ सावधानी से पढ़ रहे हो। तो ही लाइक्स टू पोर ओवर बुक्स, वो बहुत सावधानी से किताब पढ़ना पसंद करता है। तो यहाँ जो पोर ओवर बुक जब करते हो तो आप सावधानी से किताब पढ़ते हो, सावधानी से किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो। पोर ओवर करने का मतलब है सावधानी से किताब पढ़ना। अगला है मेक बोथ एंड्स मीट। जब आप मेक बोथ एंड्स मीट करते हो तो बहुत मुश्किल से आप रह गुजारा करते हो। मेनी स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। जो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, वो बहुत मुश्किल से ही अपना रह गुजारा कर पा रहे हैं। अब इसकी दूसरी मीनिंग, इसकी कई सारी मीनिंग निकाली जा सकती है। मतलब किसी भी चीज़ को लेके थोड़ी, मतलब बहुत मुश्किल से अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे बच्चे हैं तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी पढ़ाई के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। माँ बाप गार्जियन है तो बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने बच्चों का खाना पीना पालन पोषण कर रहे हैं। तो मेक बोथ एंड मीट का इस्तेमाल तब करते हो जब आप बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पाते हो। तो मेक बोथ एंड मीट्स का मतलब होता है अपनी आय के भीतर किसी प्रकार निर्वाह करना, ठीक है ना। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू बाई द थिंग्स दैट यू नीड। अगला है बाय द रूल ऑफ थंब। जब बाय द रूल ऑफ थंब की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि अनुभव से दैट यू नीड अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, सॉरी अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अनुभव से इसका हिंदी मतलब याद रखो, ही ऑफन वर्क्स बाय द रूल ऑफ थंब। वो रूल ऑफ थंब के हिसाब से काम करता है, मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि हाँ ये होता है, उसी हिसाब से वो काम करता है। मतलब जैसे कुछ यंग उम्र के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो जनरल व्यवहारिक जो तरीका है काम करने का, उससे काम नहीं करते। तो बाय द रूल ऑफ थंब्स में आप ये भी कर सकते हो कि अनुभव से या व्यवहारिक तरीका भी आप इसको बोल सकते हो। अनुभव से या व्यवहारिक तरीका, व्यवहारिक तरीके से, या जो प्रचलन में है उस तरीके से, प्रचलन में उस तरीके से। अगला है ग्रीज एनीबडीज पाम। ये कई बार आपके एग्जाम में आ गया, ग्रीज एनीबडीज पाम। पाम का मतलब हथेली होता है, उसमें उसको ग्रीज करने का मतलब उसमें पैसे रखना, ठीक है ना। आजकल सबसे पहले पुराने समय में क्या होता है कि लोग सरकारी जब नौकरी की तरफ जाते थे तो हमेशा उनको ये होता था कि सैलरी तो भूल जाओ, ऊपर का पैसा ध्यान रखो,
ऊपर का पैसा। तो जो ऊपर का पैसा है उसके लिए यही फ्रेज बना हुआ, ग्रीज एनीबडीज पाम, मतलब किसी को रिश्वत देना, टू गिव ब्राइब। यू शुड नॉट ग्रीज द पाम ऑफ एनीवन टू रूट आउट द करप्शन, मतलब आपको किसी आदमी को ग्रीज द पाम नहीं करना चाहिए, मतलब ब्राइब नहीं देना चाहिए करप्शन हटाने के लिए, ठीक है ना, रूट आउट द करप्शन। लीव इन द लर्च का मतलब होता है बीच मजेदार में छोड़ देना, लीव का मतलब छोड़ना, इन द लर्च बीच मजेदार में छोड़ देना। तो एबेंडन इन द मिडवे डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई आदमी कि कभी भी अपने दोस्तों को जो है लीव इन द लर्च नहीं करना चाहिए, मिडवे में नहीं छोड़ना चाहिए। इट नेवर अकर्ड टू मी दैट यू वुड लीव मी इन द लर्च, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम मुझे लीव इन द लर्च कर दोगे, मतलब मुझे मजेदार में छोड़ दोगे। तो ये कई बार आपके एग्जाम में आया, लीव इन द लर्च का मतलब किसी को मजेदार में छोड़ना, कठिनाई में छोड़ना। कॉट रेड हैंडेड मतलब किसी को चोरी करते हुए, करप्शन करते हुए, गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ना। तो कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना। टॉम वॉज स्टीलिंग द कार व्हेन द पुलिस ड्रोव बाई एंड कॉट हिम रेड हैंडेड, टॉम जो है कार चुरा रहा था, उसी वक्त पुलिस बाजू से गुजर रही थी और उसने चोरी करते हुए पकड़ लिया, मतलब कॉट रेड हैंडेड। तो कॉट रेड हैंड का मतलब होता है किसी गुनाह को करते हुए पकड़े जाना, किसी गुनाह को करते हुए पकड़े जाना। विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है बड़ी खुशी खुशी से, ठीक है ना, विथ हैप्पीनेस। ही वेलकम्ड अस विथ ओपन आर्म्स, उसने बहुत खुशी से हमारा वेलकम किया। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सब कठिनाई के बावजूद जिसको बोलते हैं, बहुत सारी कठिनाई उसके बावजूद भी, डिस्पाइट मेनी डिफिकल्टीज, ही विल सक्सीड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो सभी डिफिकल्टीज के अगेंस्ट भी सक्सीड करेगा। सेंटेंस की मीनिंग ये है। पैट्रियार्चल है मतलब पितृ सत्तात्मक जिसको बोलते हैं, मेल डोमिनेटेड बोलते हैं, वैसे तो ईडियम्स में आने का कोई मतलब नहीं है, एक बार पूछ दिया गया है तो इसकी मीनिंग समझ लो। सम कल्चर्स आर मोर पैट्रियार्चल देन अदर्स, कुछ कल्चर्स ज़्यादा पितृसत्तात्मक है, मतलब पुराने पिता के समय से जो चला हुआ आ रहा है वही आगे चलेगा। तो जब पैट्रियार्चल बोलते हो इसका मतलब है पितृसत्तात्मक, पिता से चलते हुए जो चीज़ें आ रही है वो आगे भी चलेगी। गो डाउन द ड्रेन का मतलब होता है आप बर्बाद हो गए, गो डाउन द ड्रेन हो गए मतलब आप बर्बाद हो गए, गो डाउन द ड्रेन हो गए मतलब बर्बाद हो गए, मतलब बर्बाद हो गए। गो डाउन द ड्रेन का मतलब है बर्बाद होना। ये रहे आज के इडियम्स। फिर अपन चलते हैं वर्ड सीरीज की तरफ। नॉइस का मतलब नौसखिया या बिगिनर जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे और शब्द हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे जिसको हम न्यूबी भी बोलते हैं। नॉइस हो आप नौसखिए हो। एमेच्योर इसीलिए आता है, नियोफाइट इसीलिए आता है, तो नियोफाइट आप याद रखो, ठीक है। एमेच्योर बहुत शब्द आता है, आप इमेच्योर है मतलब आप कुछ नहीं जानते, आपके पास जानकारी नहीं है। लर्नर हो गया, लर्नर मतलब जो सीखना शुरुआत कर रहा है, ठीक है ना। नॉइस का मतलब बिगनर नौसखिया होता है। अप्रेंटिस बोले जाते हैं, कई जगह अप्रेंटिस करने जाते हो, अप्रेंटिस करने जाते हो। ट्रेनी बोलते, टायरो शब्द याद रखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी जो नहीं याद होगी। टायरो हो गया। प्रोबेशनर, आप जब भी जॉब पे जाते हो, जैसे सीजीएल में सेलेक्ट हो गए हो तो सीजीएल में जिस भी पोस्ट पे जाते हो 2 साल के आसपास आपका क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशनर का मतलब हो गया वो बंदा जो प्रोबेशन पे है, मतलब वो अभी भी सीख रहा है। न्यूबी हो गया, न्यू मतलब नया, BIE न्यूबी, ठीक है ना। नोविटिएट हो गया, ये शब्द याद कर लो, और नोविटिएट। अब इसको याद करने का तरीका कैसे, इसको याद करने का सबसे सही तरीका क्या है। नोवाइस का मतलब नौसखिया, नियोफाइट का मतलब नौसखिया, इमेच्योर का मतलब नौसखिया, टायरो का मतलब नौसखिया, प्रोबेशनर का मतलब भी नौसखिया है, न्यूबी का मतलब नया वाला बंदा अभी सीखना स्टार्ट कर रहा है, और नोविटिएट का मतलब भी नौसखिया है, नौसखिया। अब जब ये इस तरीके से याद करोगे तब ये आपको याद हो जाएगा नियर मीनिंग में, तब ये सारा का सारा याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। काउंटरफीट का मतलब है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, काउंटरफीट करेंसी बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं जाली, डुप्लीकेट बोल सकते हो, ठीक है ना। विद द इंटेंशन टू डिसीव, फेक भी इसको बोलते हैं, डुप्लीकेट हो गया, फेक हो गया, जाली जिसको बोलते हैं। सप्रियस का मतलब छलाऊ होता है, मतलब डुप्लीकेट हो गया, तो सप्रियस छलाऊ, डिसेप्टिव चीट करने लायक, फोर्स्ड फेक, सैम फॉल्स, इमिटेटेड बोगस, डमी, स्यूडो, फ्रॉडोलेंट। अब इसमें देखो इमिटेटेड है, बोगस है, डमी है। देखो बोगस और डमी तो आप जानते होगे, स्यूडो का मतलब भी वही होता है, फ्रॉडुलेंट जानते हो शब्द, फेक जानते हो आप, फॉल्स जानते हो आप, फोर्स जानते हो, डिसेप्टिव, डिसेप्ट करना मतलब चीट करना,
तो डिसेप्टिव कोई चीज़ है तो भाई जब आप काउंटरफिट करेंसी करते हो तो चीटिंग ही तो करने की कोशिश करते हो। तो काउंटरफिट का मतलब सुप्रियस या जाली, ठीक है ना। काउंटरफिट का मतलब जो है होता है वो फोर्स्ड होता है, फोर्स हो गया, गढ़ा गया। फोर्स का मतलब गढ़ा गया, और गढ़ने में गड़बड़ कर दिया गया, गढ़ा गया, गढ़ा गया। जैसे आपको पता है आयरन जो होता है, आयरन के लिए फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आयरन फोर्स किया जाता है, फोर्स करके उसको अलग अलग शेप में ढाला जाता है। तो अगर करेंसी को फोर्स कर दिया जाए तो डुप्लीकेट करेंसी बन जाएगी। तो ये इसके सिनोनिम्स में आता है काउंटरफिट में। अब इसके एंटोनिम का डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं ये दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप एंटोनिम्स पढ़ लीजिएगा। अब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, परहेज रखना। अब क्विट कर देना, किसी चीज़ को शन कर देना। अब यहाँ पे देखो कि इसमें कितने ऐसे शब्द हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको अलग से याद करना पड़ेगा। शन हो गया, ठीक है ना। रिफ्यूज मतलब मना करना होता है। एब्ज्योर हो गया, एब्ज्योर करना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना। रिफ्रेन मतलब बच के रहना, परहेज करना, एक ही बात हो गया, रिफ्रेन होगा। एवॉइड हो गया, डेसिस्ट हो गया, डेसिस्ट हो गया। फोरगो, रिनाउंस मतलब निंदा, छोड़ देना होता है। सीज मतलब बंद कर देना। इतना शब्द आपको और सीखना पड़ेगा। अब्स्टेन का मतलब परहेज करना, सन का मतलब छोड़ना, एब्ज्योर का मतलब छोड़ना, ठीक है ना। रिफ्रेन का मतलब बचना, रिफ्रेन, डेसिस का मतलब बचना। फोरगो का मतलब जाने देना, फोरगो का मतलब जाने देना, छोड़ देना, बचना, जाने देना। तो सारे के सारे शब्द जो इसमें से नए हैं, उन शब्दों को एक साथ आपको समझना और रिटेन करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। बारेन का मतलब बंजर होता है, तो इनफर्टाइल हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, इम्पेवराइज्ड हो गया, स्टेराइल हो गया, एरिड हो गया, डिजोलेट हो गया, इम्पटी हो गया, डिजर्ट हो गया, पास्ड हो गया, अनप्रोलिफिक हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, फ्रूटलेस हो गया, टॉरिड हो गया। तो इसमें लास्ट टाइम मैंने बताया था कि टॉरिड कई बार आया हुआ है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार एक क्लास में कर चुके हैं, तो रिवीजन भी हो रहा होगा आपका, ठीक है ना। फिकंड बहुत आता है। फिकंड का मतलब प्रोडक्टिव होता है, फिकंड का मतलब होता है प्रोडक्टिव, इसका अपोजिट होगा प्रोडक्टिव। ये बहुत आता है फिकंड शब्द आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना कि आप बारेन याद करोगे, टोरिड याद करोगे, आप पास्ड याद कर लो, ठीक है ना, स्टेराइल याद कर लो, और फ्रूटलेस याद रहेगा, डिजोलेट याद कर लो, एरिड, डिजोलेट, पास्ड, ये शब्द याद रखो। टोरिड, एरिड, टॉरिड, एरिड इसका सिनोनिम्स है, जिसका मतलब बंजर हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। और एक और शब्द जो याद कर सकते हो, पास्ड याद कर सकते हो। ये चार शब्द तो याद कर लो जिसका मतलब अनप्रोडक्टिव, बंजर, जो प्रोड्यूस ना दे सके, जो प्रोड्यूस ना दे सके। बारेन, टोरिड, एरिड और पास्ड, इसका मतलब प्रोड्यूस ना कर पाना, पैदा ना कर पाना, ठीक है ना। अगला है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजान में, अनइंटेंशनल जिसको बोलते हैं। तो इनएडवर्टेंट का जो सिनोनिम्स है वो अनइंटेंशनल है, अनजाने में। तो सबसे पहले तो इसी शब्द को याद करो कि अगर आप इनएडवर्टेंट की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप अनजाने में बात कर रहे हो। नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव्ड थ्रू डेलिबरेट प्लानिंग, मतलब जो अनइंटेंशनल है। तो रैकलेस हो गया, अनइंटेंशनल हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, अनकंसर्न्ड हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, अनप्लान्ड हो गया, थॉटलेस हो गया, फॉर्ट्यूटस हो गया। एक ये शब्द है, ये याद कर लो, फॉर्ट्यूटस। इनडिस्क्रीट हो गया, इनकंसिडरेट हो गया, रिमेस हो गया। देखो इसके साथ कितने शब्द याद करने लायक है, बाकी सब तो आपने सुन रखा होगा। रिमिस हो गया और फॉर्ट्यूटस हो गया, FORTUITOUS, फॉर्ट्यूटस। स्पेलिंग सही है ना, फॉर्ट्यूटस, ठीक है। इनडिस्क्रीट भी शब्द है ना, इनडिस्क्रीट। तो ये जो चार शब्द है ना, ये चार शब्द इनएडवर्टेंट याद रखो, रिमिस याद करो, फॉर्ट्यूटस याद करो, इनडिस्क्रीट याद करो। इन चारों शब्द का मतलब क्या हो गया, अनजाने में, अनजाने में। ये नियर मीनिंग है, इसी नियर मीनिंग में यहाँ पे याद कर लो कि अगर इनएडवर्टेंट है तो अनजान में है, ठीक है ना, प्लान नहीं किया आपने। रिमिस कर दिया है मतलब अनजान में किया है। अगर आप फॉर्ट्यूटस कर रहे हो कोई काम या इनडिस्क्रीट मैनर में कर रहे हो तो आप अनजाने में कर रहे हो। तो ये चारों शब्द आपको याद करने पड़ेंगे इसी अनजाने में के सेंस में, मतलब इसमें इंटेंशनली कोई काम नहीं कर रहे हो, अनइंटेंशनली काम आप कर रहे हो। फिर कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, ठीक है ना, एकॉर्ड जिसको बोलते हैं, यूनानिमिटी बोलते हैं, हार्मोनी बोलते हैं, कनकॉर्ड बोलते हैं, कॉन्सेंट बोलते हैं, ठीक है। यूनिसन, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, ये दोनों याद कर लो।
कॉन्सोनेंस बोलते हैं, ये ऑलरेडी अच्छा हम लोग ये वोकैब कवर कर चुके थे, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट शब्द आपको याद होगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा, मैथ में कॉन्ग्रुएंट आपने पढ़ा होगा। बाइफर्गेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को दो भागों में बांटना, डिवाइड करना, अपार्ट करना, डिटैच करना, बाइसेक्ट करना, डाइसेक्ट करना, फ्रैक्टलाइजेशन करना, पार्टीशनड कर देना, सेगमेंट कर देना। तो ये बहुत आसान है, जो समझ में भी आ जाता है। उसके बाद एफ्लुएंस है। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है ना। आपके पास एबंडेंस में है कोई चीज़, रिचनेस जिसको बोल सकते हो, प्रॉस्पेरिटी बोल सकते हो। ऑपुलेंस का मतलब भी समृद्धि होती है, फॉर्च्यून है, बहुत पैसा है, अमीर हो, एक्जुबरेंस हो, प्रोफ्यूजन है, मेगा बक्स है, आपके पास असेट्स बहुत सारा है, प्लेंटीट्यूड हो जो है आप मतलब भर भर के पैसा है, लेवाइसनेस है, कॉपीहुअसनेस है। तो ये शब्द जो है इसको और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अफ्लुएंस बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। अफ्लुएंस का मतलब आपके पास बहुत सारा माल है, ठीक है। बहुत सारे माल के लिए बहुत सारे शब्द भी हैं, और अगर बहुत सारा माल नहीं है तो स्केयर शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बार आया। इसका मतलब तुच्छ होना, ना के बराबर होना, कम होना, अंडर प्रिविलेज्ड हो, अनफ्रूटफुल हो, डिफिशियंट हो, मतलब डिफिशियंट मतलब किसी चीज़ की कमी होना। तो मैं एंटोनिम नहीं बता रहा हूँ, एंटोनिम पढ़ लेना, ठीक है ना, एंटोनिम पढ़ लेना। इसके बाद है पेरिलस। कोई चीज़ अगर पेरिलस है इसका मतलब वो हजार्डस है। हजार्डस है मतलब खतरनाक है। प्रिकारियस है कोई चीज़ मतलब वो पेरिलस है। ट्रीचरस है कोई, धूर्त है, खतरनाक है। डेलिकेट है, ठीक है, थ्रिएटनिंग है, पार्लस है, पेरिलस है, डिसे है। ये सारे के सारे शब्द किस तरह से है, डेंजरस शब्द से रिलेटेड है। सुपरसीड करने का मतलब होता है किसी का जगह ले लेना। किसी को सुपरसीड जब आप करते हो तो किसी का प्लेस ले लेते हो, किसी का जगह ले लेते हो। तो सुपलेंट शब्द है, इसका मतलब किसी का जगह लेना होता है। रिपीडिएट शब्द है इसके सिनोनिम्स में। यूसर्प है, डिस्प्लेस है, रिप्लेस है, रिमूव है, ओवर रूल है और आउस्ट है। किसी को आउस्ट कर देते हो, किसी को हटा देते हो। सुपरसीड भी करते हो तो किसी को तो हटाते ही हो ना। तो ये शब्द आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा रिपीडिएट शब्द पढ़ना पड़ेगा, सुपलेंट शब्द पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यूजर शब्द पढ़ना पड़ेगा आपको, ये अच्छा है, याद करना पड़ेगा। बाकी इजी शब्द है, आउस्ट, बाकी सारे इजी शब्द याद है। ये 4 शब्द ऐसे हैं, 1, 2, 3 और 4। इन सब का मतलब है किसी को हटा के उसकी जगह ले लेना या हटा देना। किसी को जगह हटा के उसको उसकी जगह लेना या सिंपली उसको हटा देना। आउट्स मतलब हटा देना। जरूरी नहीं कि आउट्स करने का मतलब आपने जगह ले लिया, कोई जगह लेगा, लेकिन किसी को आउट्स करने का मतलब किसी को निकाल देना। किसी को जब आउट्स करते हो तो इसका मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब आता है फ्रेजल वर्ब की बात। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना। जब आप फॉल थ्रू होते हो तो आप असफल हो जाते हो। तो द प्लान्स फेल थ्रू ड्यू टू योर मिसडेमेनर। तुम्हारे मिसडेमेनर की वजह से जो प्लान है वो फेल थ्रू हो गया, मतलब वो असफल हो गया। द प्लान फेल थ्रू होता है मतलब प्लान असफल होता है। फील लाइक का मतलब होता है टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। तो आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं बहुत उत्साहित हूँ स्कूल जाने के लिए। तो जब आप फील लाइक हो तो किसी काम को करने के लिए आप उत्साहित होते हो। फिगर आउट का मतलब आपको समझ में आ जाना कि क्या करना है क्या नहीं करना। टू अंडरस्टैंड, समझ पाना। आई एम अनेबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ हिज एम्बिगस स्टेटमेंट। उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। एम्बिगस का मतलब होता है दुर्बोध, दुर्बोध, जो आसानी से समझ में ना आए। तो उसने एक स्टेटमेंट, एम्बिगस स्टेटमेंट जारी किया, मतलब जो स्टेटमेंट समझ में ना आए, मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। फिश फॉर का मतलब था टू सीक समथिंग बाई और एज इफ बाई प्रोबिंग। पाने का प्रयास करना, चाहे सूचना हो चाहे कुछ। जब भी आप फिश फॉर करते हो तो किसी चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश करते हो। द रिपोर्टर ट्राई टू फिश फॉर सम इन्फॉर्मेशन। जो रिपोर्टर है वो इन्फॉर्मेशन के लिए फिश फॉर कर रहा था, मतलब उसे पाने का प्रयास कर रहा था। तो जब आप फिश फॉर करते हो तो पाने का प्रयास करते हो। फिश फॉर करना मतलब पाने का प्रयास करना। फ्लाई ओपन, टू ओपन सडनली। जब आप फ्लाई ओपन होती कोई चीज़ तो अचानक से खुल जाती है। द डोर्स फ्लू ओपन व्हेन द स्टॉर्म केम। जब तूफान आया तो जो दरवाजे हैं वो सडनली ओपन हो गए। तो जो फ्लाई ओपन होता है मतलब अचानक ओपन होता है। फ्लाई ओपन होने का मतलब अचानक से खुलना। इसको मैं ऐसे ही याद करता था, इसी तरीके से सिखा भी रहा हूँ कि फ्लाई ओपन होने का मतलब होता है अचानक से खुलना। 3-4 बार इसको ऐसे ही पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। फ्लाई ओपन होने का मतलब अचानक से खुलना। इसमें रिवीजन बहुत लगता है यार, रिवीजन बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो, कंप्लेन अपने साथ ऑफ लेता है, कॉर्डेन अपने साथ ऑफ लेता है, कमिट अपने साथ टू लेता है, कन्फाइड अपने साथ इन भी लेता है और कन्फाइड अपने साथ टू लेता है। इस प्रीपोजिशन को ऐसे याद कर लो कैसे कंप्लेन ऑफ समथिंग होता है, ठीक है ना।
कार्डोन OFF लेता है अपने साथ, कमिट अपने साथ 2 लेता है, कन्फाइड अपने साथ इन लेता है, कन्फाइड अपने साथ 2 भी लेता है। तो कन्फाइड के साथ इन आए तो भी सही है, कन्फाइड के साथ 2 भी आए तो भी सही है, क्योंकि ये पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो कभी जज नहीं कर पाओगे कब इन लगेगा कब 2 लगेगा। तो कन्फाइड अपने साथ इन और 2 दोनों प्रीपोजिशन लेता है, बस ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने साथ कौन से प्रीपोजिशन लेते हैं। एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन लेंगे तो एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन लिख के फिर उनकी मीनिंग अपन एक्सप्लेन करते हैं, पर अगर एक से ज़्यादा नहीं है तो मतलब यही वाले फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है ना। अगली बात करते हैं ये होमोफोन्स जो आता है, एक आता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट होता है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। आप कहते हो ना किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, किसी की प्रशंसा करते हो, उसकी स्पेलिंग में आई होता है। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो सब्जेक्ट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के साथ जब यूज होता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग जब भी देखोगे तो मैं यहाँ पे ई डालता हूँ, आई नहीं डालता हूँ। आई डालने का मतलब है किसी की प्रशंसा कर रहे हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। लेकिन ये जब बात करते हैं ना कि ये कॉम्प्लीमेंट, तो ये सब्जेक्ट का पूरक है। ये है आपका सब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट का पूरक, सब्जेक्ट का पूरक जिसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट की मीनिंग को ये पूरा करता है। उसी तरीके से कैनन है और एक कैनन है। एक कैनन का मतलब तोप होता है, कैनन, ठीक है ना। बिग गन जिसको बोलते हैं उसको कैनन, जिसके स्पेलिंग में डबल एन आता है। द कैनन वर पोजिशन्ड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। जो कैनन है उसे पोजीशन कर दिया गया, जो तोप है उनको, जो बड़े गन हैं तोप हैं उनको पोजीशन कर दिया गया। एक कैनन है जिसका मतलब होता है सिद्धांत, जिसके स्पेलिंग में सिर्फ एन आता है, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल ए लॉ। ही सेड दैट द कैनन लॉ वाज पार्ट ऑफ द कॉमन लॉ ऑफ दिस कंट्री, कि उसने कहा कि जो कैनन लॉ है, जो सिद्धांत, जो कानून है, वो पार्ट है कंट्री के कॉमन लॉ के हिसाब से ही है। तो इस कैनन का मतलब या तो सिद्धांत होता है या तो कानून होता है, इन दोनों के सेंस में लेते हैं। और कैनन की स्पेलिंग में CANON होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर तोप के सेंस में, गन के सेंस में इस्तेमाल हो तो CANNON होता है, और लॉ और प्रिंसिपल के सेंस में इस्तेमाल हो तो कैनन इस्तेमाल होता है। तो ये रही आज की आपकी पूरी की पूरी डे 22 की वोकैब। फिर से मैं बोलूँगा आपको कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम वैसे ही पढ़ते हुए चलोगे तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा वोकैब कवर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के वोकैब हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो मैं बता रहा हूँ कि क्या आएगी, PYV है ये। आपको प्रॉब्लम जो आएगी एक्चुअली वो आएगी थोड़ी सी वर्ड सीरीज पढ़ते वक्त। वर्ड सीरीज जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई सारे शब्द लिए हुए हैं। वो एरिया बहुत वाइड कवर कर लेगा। ये 9000 शब्द याद करने में सबके परछक्के भी उड़ेंगे। 9000 शब्द थोड़ा मोड़ा नहीं होता, बहुत सारा शब्द होता है जिसको याद करना है। पर अगर अच्छी रैंक बनानी है तो पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन पाना है तो भी पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और ये वोकैब की सीरीज़ में पढ़ाई करते रहिएगा।